Hello, dear students, welcome to our education. Today, we have brought the topic that is Class 8 Civics Lesson 4 Understanding Laws. And this is concept map, means what important points or topics which we are going to cover in this lesson, that is Parliament, rule of law, controversial laws, and overlapping local laws. Now, let us start. And domestic violence as well. First is understanding laws. You may be familiar with some laws such as those that specify the age of marriage, the age at which a person can vote, and perhaps even the laws dealing with buying and selling of property. Now, do you know laws? Laws का मतलब होता है कानून. There is difference between laws and rules. जो rules होते हैं वो नियम होते हैं. नियम हर इंस्टीट्यूशन के अलग अलग होते हैं. नियम को फॉलो किया जा सकता है या नहीं भी किया जा सकता है. बट जो लॉज होते हैं, कानून होते हैं किसी भी कंट्री के, दे आर टू बी फॉलोड बाय द सिटीजन्स ऑफ दैट कंट्री. और उनको अगर फॉलो नहीं करते हो तो उसके लिए फिर गवर्नमेंट आपको पनिशमेंट दे सकती है या फिर इम्प्रिजमेंट दे सकती है, जेल हो सकती है ना. तो कुछ जो लॉज हैं, जैसे रूल्स की अगर मैं बात करूँ आपको, जो अगर आप स्कूल जाते हैं तो स्कूल का जो रूल होता है, यू शुड वेयर पर्टिकुलर काइंड ऑफ यूनिफॉर्म्स वाइल गोइंग टू स्कूल. आपके हेयर शॉर्ट होने चाहिए, आपको एक पर्टिकुलर जो टाइम रहता है उस टाइम के अंदर आपको स्कूल में एंट्री करनी पड़ती है ना. तो ये छोटे मोटे जो हैं ये आपके स्कूल के रूल्स हैं. इनको फॉलो करो या ना करो, है ना, इसके लिए कोई सीवियर पनिशमेंट स्कूल आपको नहीं दे सकता है. बस आपकी डायरी में एक वार्निंग लेटर इट कैन इशू यू. बट अब मैं आपको रूल लॉज बताती हूँ, कानून बताती हूँ. सपोज आप बाइक चला रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, यू डोंट हैव अ वैलिड लाइसेंस और आपने हेलमेट नहीं पहना है ना, तो आप इसको फॉलो कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, ऐसा नहीं होगा. अगर आपने हेलमेट नहीं पहना है तो इसके लिए आपको गवर्नमेंट आपको पनिशमेंट देगी, आपका चालान कटेगा, आपको फ़ाइन पे करना पड़ेगा. इफ़ यू आर नॉट एबल टू पे फाइन देन यू आर लाइबल टू गो बिहाइंड द बार्स. फिर आपको गवर्नमेंट क्या करेगी, आपको जेल भेज देगी. तो लॉज को फॉलो करना कंपलसरी होता है. तो कुछ जो लॉज हैं, बड़े पॉपुलर लॉज हमारे कंट्री में, जो सबको पता ही होता है, जैसे एज ऑफ मैरिज है ना. इंडिया के अंदर जो एज ऑफ मैरिज है, फॉर गर्ल्स इट इज़ 18 ईयर्स, फॉर बॉयज़ इट इज़ 21 ईयर्स. वन हु इज़ बिलो दिस एज एंड दे आर गेटिंग मैरिड, दैट इज़ अगेन इलीगल. तो उनकी रिपोर्ट करके उनको भी जेल भेजा जा सकता है या फिर उनके पेरेंट्स को भी जेल भेजा जा सकता है. नेक्स्ट है द एज ऑफ वोट. जो भी इंडिया का जो सिटीजन होता है वो 18 ईयर्स कंप्लीट कर लेता है तो ही और शी कैन वोट. और कोई 18 ईयर्स से कम का जो है बंदा कोई वोट करने जाता है तो दैट इज़ अगेन इलीगल, है ना, फिर उसको भी जेल हो सकती है. नेक्स्ट है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रॉपर्टी. जब आप अपनी प्रॉपर्टी बेचते हो तो उसके लिए भी लॉज होते हैं. आप बिना लॉज को फॉलो किए आप प्रॉपर्टी को नहीं बेच सकते हो. सो ये सब चीज़ें आपकी लॉज यानी कानून है. हु मेक्स लॉज. अब जो इतने रूल्स को जो हम फॉलो करते हैं इनको एक्चुअली बनाता कौन है ना. तो वी नो दैट द पार्लियामेंट इज़ इन चार्ज ऑफ मेकिंग लॉज. तो लॉ बनाने का जो काम है वो इंडिया के अंदर अभी टॉकिंग अबाउट, तो वो एक ही इंस्टीट्यूशन का है. दैट इंस्टीट्यूशन इज़ नोन एज पार्लियामेंट. और पार्लियामेंट जो है गवर्नमेंट का ही सिनोनिम है. डू दीज लॉज अप्लाई टू एवरी वन. हाउ डू न्यू लॉज कम इन टू बींग. कुड देयर बी लॉज दैट आर अनपॉपुलर और कंट्रोवर्शियल. What should we as a citizen should do under such circumstances. क्या लॉज सबके लिए होते हैं? ओब्वियसली इंडिया में रहने वाले हर किसी के लिए लॉज होते हैं. और जो न्यू रूल्स होते हैं, जो न्यू लॉज होते हैं, वो कैसे बनते हैं? क्या कुछ ऐसे भी लॉज होते हैं जो जनता के लिए अच्छे नहीं होते हैं? और अगर ऐसे कुछ लॉज आते हैं तो उस कंडीशन में जनता बेचारी क्या कर सकती है? सो दिस इज़ ऑल विच वी आर गोइंग टू नो इन द coming video. We know that the parliament is in charge of making laws. See, this is one of the example during CCA and NRC time. And as you know, गवर्नमेंट ने एक न्यू रूल निकाला था CCA. तो किसी को ये अच्छा लगा, किसी को ये अच्छा नहीं लगा. जिनको अच्छा लगा दे एक्सेप्टेड इट, और जिनको अच्छा नहीं लगा दे स्टार्टेड डूइंग प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस लॉ. तो इंडिया के अंदर हर किसी को ये अधिकार है कि अगर उसको गवर्नमेंट के बनाया हुआ कोई रूल पसंद, लॉ पसंद नहीं आता है तो वो उसके अगेंस्ट अपना विरोध यानी अपना प्रोटेस्ट दे कैन डेमोन्स्ट्रेट. बट दैट शुड बी इन द पीसफुल मैनर. ओके.
Read the following situation and answer the questions that follow. Misusing laws. Now, this is one of the example of misusing it. A government official helps his son go into hiding because his son has been given a 10-year jail sentence by a district court for a crime that he has committed. एक गवर्नमेंट का कोई बहुत बड़ा ऑफिशियल है, उसके बेटे ने कोई क्राइम किया है जिसके लिए जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसने उसको 10 साल की सज़ा दी है. अब क्या है, गवर्नमेंट ऑफिशियल अपने बच्चे को बचाने के लिए उसको कहीं छिपा देता है या उसको भगा देता है. नाउ डू यू थिंक दैट द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एक्शन वर राइट? तो आपके अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट ने ऑफिशियल यानी उस ऑफिसर ने जो किया है अपने बेटे को छुपाने का काम, तो उसने सही किया है या गलत किया है? शुड हिज सन बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द लॉ जस्ट बिकॉज हिज फादर इज इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली पावरफुल? क्या गवर्नमेंट उसके बच्चे को छोड़ देगी क्योंकि जो उसका फादर है वो एक बहुत बड़ा ऑफिसर है? द above इज क्लियर केस ऑफ द वायलेशन ऑफ लॉ. तो जो हमने अभी स्टोरी पढ़ी वो एकदम जो है लॉ का उल्लंघन है. वायलेशन मतलब लॉ का न मानने की एक प्रक्रिया है. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंश्योर्स दैट इट वुड एस्टैब्लिश द रूल ऑफ लॉ. रूल ऑफ लॉ का मतलब पूरे देश के अंदर कानून का राज होगा. किसी एक सरकार का राज नहीं, किसी एक लैंडलॉर्ड का राज नहीं, किसी एक कंपनी का राज नहीं, किसी पॉलिटिकल पार्टी का राज नहीं, या किसी भी रिच पर्सन का राज नहीं. जो एक इकलौता जो राज होगा, जो रूल होगा इंडिया के अंदर, दैट विल बी ऑफ द लॉ. सरकार को भी उसी के अंडर काम करना पड़ेगा, लॉ के अंडर, और जनता को भी लॉ के अंडर ही काम करना पड़ेगा. It means that all person in independent India are equal before the law. इसका मतलब गरीब हो, अमीर हो, men हो, women हो, child हो, children हो, है ना, कोई भी हो, सब के सब law के against, they all are before law, they all are equal. This is our Constitution of India book. The law cannot discriminate between persons on the basis of their religion. अगर किसी का रिलीजन हिंदू मुस्लिम है तो उनके लिए अलग अलग लॉज नहीं होंगे. अगर हिंदू ने चोरी की है तो उसको भी उतने ही साल सज़ा होगी जितने की मुसलमान के चोरी करने पर होती है. तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये कभी नहीं लिखा हुआ है कि हिंदुओं को कम दो या फिर हिंदुओं को ज़्यादा दो. उसमें बस क्रिमिनल लिखा हुआ है. मतलब जो क्राइम करेगा वो हिंदू मुसलमान नहीं होगा, वो कौन होगा? ही विल बी अ क्रिमिनल, और क्रिमिनल के साथ एक जैसा सलूक होगा. नेक्स्ट है कास्ट. अगर कोई पंडित है ना, उसको कम सजा दो. कोई राजपूत है उसको और कम सजा दो, और जो लोअर कास्ट है उनको बहुत ज़्यादा सजा दो. ऐसा भी बिल्कुल हमारे लॉ बुक में नहीं है. जेंडर, वुमेन है कम दो, मैन है ज़्यादा दो, है ना, ऐसा भी कहीं नहीं है. सो law cannot be discriminate on the basis of religion, caste or gender. What the rule of law means is that all laws apply equally to all citizens of the country and no one can be above the law. और law से ऊपर कोई भी नहीं हो सकता इंडिया के अंदर, राष्ट्रपति भी नहीं. ओके. Neither government official nor a wealthy person nor even the president of the India is above the law. ठीक है. Any crime or violation of law has a equal specific punishment for all the guilty person. तो जो भी गिल्टी है, जिसने भी क्राइम किया है, उसको पनिशमेंट मिलेगी ही मिलेगी. यू मस्ट हैव नोन अबाउट दिस पर्सन, ही इज़ संजय दत्त. और इन्होंने भी एक कोई क्राइम किया था. इन्होंने एक ऐसा वेपन अपने पास रखा था जिसको रखना इलीगल होता है. तो उस इलीगल वेपन को अपने पास रखने के कारण ही हैज़ टू गो बिहाइंड द जेल मैनी ईयर्स, फॉर मैनी टाइम्स आई मीन, है ना. एंड रिसेंटली ही वॉज फ्रीड फ्रॉम द जेल एंड नाउ ही इज़ बीन डायग्नोस्ड फ्रॉम द कैंसर, है ना. तो आप जब गलत काम करते हो तो आपका जो आउटकम होता है वो भी गलत ही होता है. रिसेंटली अभी आप देख रहे हो सुशांत और सुशांत जो केस देख रहे हो, उसमें रिया चक्रवर्ती गिल्टी हो ना हो ये हमको भी पता नहीं है, बट फिर भी शी इज़ फेसिंग द क्रिमिनल चार्जेस अगेंस्ट हर. और वो इतने महंगा वकील करने के बावजूद भी देखो वो अभी जेल के अंदर ही है. फ्यूचर में भले ही वो बाहर आ जाए, बट एटलीस्ट, है ना, शी कुड नो दैट even after spending a lot of money on her advocates, she could not save herself from the crime. एंड दिस इज़ अ पर्सन, ये एक ढोंगी बाबा है जिसका नाम है आसाराम,
और इस आदमी ने ये एक मतलब इन्होंने जो है कुछ लड़कियों को मॉलेस्टेशन किया था। इस आदमी ने कुछ लड़कियों को मॉलेस्ट किया था, है ना। तो उसके बाद जो है इसके खिलाफ जिस लड़की ने भी रिपोर्ट किया, इसके अलावा बहुत सारी और भी लड़कियों को जो है वो उसने मार चुका है, उनको कोर्ट जाने से रोकने के लिए। और ये जो ढोंगी बाबा है ये राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के बहुत सारे लेडीज़ का जो है उनके हिसाब से ये उनका देवता है। तो ऐसे ढोंगी बाबा को जब जेल भेजा गया तो उसने बोला कि मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझे बहुत सारे डिजीज़ भी हैं। तब कोर्ट ने उसके ना उम्र का लिहाज किया, ना उसके डिजीज़ का लिहाज किया, क्योंकि जो है बिल्कुल सही बात है, जो आदमी जो है लड़कियों को छेड़ते वक्त बूढ़ा नहीं था, लड़कियों को छेड़ते वक्त बीमार नहीं था, तो उसको जब पनिशमेंट मिल रही है तो पनिशमेंट मिलते वक्त भी वो बीमार नहीं होना चाहिए। एंड फाइनली इस काले करतूत वाले इंसान को अपने कर्मों की सज़ा मिली एंड नाउ ही इज़ बिहाइंड द बार्स, और वहाँ पर अपने घुटने रगड़ रहा है और घुटनों में उसके बाई या फिर जो भी बीमारी होती है वो हो चुका है और अपने अंतिम दिन गिन रहा है जहन्नुम में जाने के लिए। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल, ही इज़ वन पर्सन, ही इज़ फॉर्मर सीएम ऑफ बिहार। वो बिहार का पूर्व क्या बोलते हैं इसको, चीफ मिनिस्टर है एंड हिज नेम इज़ लालू प्रसाद यादव। तो इसने भी अपने टेन्योर के टाइम पे बहुत ज़्यादा एक बड़ा घोटाला किया था। दैट घोटाला इज़ नोन एज फॉडर स्कैम। गवर्नमेंट ने जो है वहाँ के बिहार के जो है बहुत सारे कैटल्स के लिए चारा खरीदने के लिए बहुत पैसा रिलीज किया था। उस पैसे को जो है उसने चारा खरीदने के बजाय अपने पेट में डाल दिया और खुद ही खा गया, और इसीलिए जो है ये भी अभी जेल में बंद है। नेक्स्ट है ये चारों जो कल्प्रिट्स हैं, दे आर मोस्ट नोटोरियस, वन ऑफ द नोटोरियस केस जो इंडिया के अंदर है उसके कल्प्रिट हैं। दे आर रिलेटेड विथ क्या बोलते हैं, निर्भया केस। तो इन्होंने भी अपना पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाया था। इनका एक जो लॉयर था वो बहुत ही घिनौना जो लॉयर था, ही ट्राइड हिज ऑल सोर्सेज एंड ऑल हिज पावर टू सेव ऑल दिस कल्प्रिट्स। इनको बचाने के लिए उस बंदे ने भी, उस घटिया बंदे ने भी बहुत एड़ी चोटी का जोर लगाया था, बट इस सब के बावजूद भी वो इन चारों कल्प्रिट्स को बचा नहीं पाया एंड फाइनली दे वर हैंग टिल डेथ। और अभी के चारों ये जहन्नुम में ये लोग शतरंज खेल रहे हैं या फिर जो है अपने शरीर के कीड़े गिन रहे होंगे, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि इंडिया के अंदर आप बड़े हो, छोटे हो, किसी भी धर्म के हो, पॉपुलर हो, अनपॉपुलर हो, यू कैन नॉट बी सेव्ड फ्रॉम योर डेस्टिनी। आप अपने गलत कामों से बच नहीं सकते हैं, उनकी पनिशमेंट आपको भोगनी पड़ेगी। नेक्स्ट इज़ लॉज इन एंशिएंट इंडिया। इन एंशिएंट इंडिया में लॉज कैसे फॉलो होते थे? उस समय तो कोई कोर्ट्स भी नहीं थे, गवर्नमेंट भी नहीं थी, वहाँ पे राजा का टाइम होता था। तो हाउ द लॉज वर फॉलोड इन दोज टाइम्स? देयर वर इननंबरेबल एंड ऑफन ओवरलैपिंग लोकल लॉज। तो उस समय जो है बहुत सारे लोकल लॉज थे। लोकल लॉज का मतलब जैसे हमारे गाँव का अलग लॉ हो गया, दूसरे के गाँव का अलग लॉ हो गया, हमारी कम्युनिटी यानी हिंदू कम्युनिटी का अलग लॉ हो गया, बुद्धिस्ट कम्युनिटी का अलग लॉ और मुस्लिम कम्युनिटी का अलग लॉ। तो ऐसे लोकल लॉज थे। डिफरेंट कम्युनिटीज enjoyed different degrees of autonomy in administrating these laws among their own। और जो अलग अलग कम्युनिटी इन रूल्स को, इन लॉज को पास करती थी, उनके पास अलग अलग राइट्स थे, है ना। और उनके ऊपर पूरा इंडिपेंडेंस था कि वो किस आदमी को कितना पनिशमेंट दे सकते हैं या फिर किस आदमी को माफ़ कर सकते हैं। In some cases, the punishment that two persons received for the same crime varied depending on their caste and background। तो अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग तो लॉज किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव नहीं करता है, बट पुराने टाइम में तो कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, तो दैट टाइम भेदभाव होता था ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। ओके, अगर सपोज करो कोई एक लॉ है जो एक पंडित ने भी किया है और एक दलित ने भी किया है, दलित का मतलब एक लोअर कास्ट ने भी किया है, तो उस केस में क्या था, जो पंडित था पंडित को कम पनिशमेंट मिलता था और जो दलित था उसको ज़्यादा हार्श और सीवियर पनिशमेंट मिलता था। तो इससे आपको अंदाज़ा लग सकता है कि पुराने टाइम पे, एंशिएंट टाइम में, कि दलितों के साथ ज़्यादा भेदभाव होता था और पंडितों को ज़्यादा रिलैक्सेशन, उनको ज़्यादा सहूलियत थी। कॉलोनियल लॉज, उसके बाद आए ब्रिटिशर्स और उन्होंने हमारे इंडिया में कॉलोनीज सेटअप की। कॉलोनीज़ का मतलब होता है उनके ऐसे ट्रेडिंग सेंटर्स। ओके,
तो दिस स्लोली बिगेन टू चेंज एज दिस सिस्टम ऑफ लॉ बिगेन टू फर्दर इवॉल्व ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। और तो जो ये लॉज चल रहे थे इससे पहले के, ये लॉज कॉलोनियल पीरियड में, ब्रिटिश पीरियड में धीरे धीरे चेंज होने स्टार्ट हुए। इट वॉज ब्रिटिश कॉलोनियलिस्ट हु इंट्रोड्यूस द रूल ऑफ लॉ इन इंडिया। तो जो अभी हम रूल ऑफ लॉ को इंजॉय कर रहे हैं ना बेटा, ये किसने इंट्रोड्यूस किया था हमारे कंट्री में? दैट वाज इंट्रोड्यूस बाय ब्रिटिशर्स। तो मैं बार बार बोलती रहती हूँ, ऑल्दो ब्रिटिशर्स ने हमारी कंट्री में जो है बहुत हम लोग को परेशान किया, सताया, बट उनके ही कारण हमारी कंट्री के अंदर डेमोक्रेसी आई और बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी हुई। तो दे वर द पीपल हु हैड इंट्रोड्यूस्ड रूल ऑफ लॉ इन इंडिया। Historians have disputed this claim on several grounds, two of which include, अब जो इंडियन हिस्टोरियंस है वो बोलते हैं नहीं, कॉलोनियल लोगों ने इसको इंट्रोड्यूस नहीं किया। उनके अकॉर्डिंग, फर्स्ट दैट कॉलोनियल लॉ वाज आर्बिट्रेटरी। तो जो इंडियन हिस्टोरियंस हैं उनके अकॉर्डिंग जो कॉलोनियल लॉज हैं वो तो आर्बिट्रेटरी थे। आर्बिट्रेटरी का मतलब होता है मन मर्जी के। उस समय अंग्रेज़ों की चलती थी, तो अंग्रेज़ लोग अपने मर्जी के अकॉर्डिंग पनिशमेंट देते थे, अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग सज़ा सुनाते थे, है ना। बट रूल ऑफ लॉ में तो ऐसा नहीं होता है। रूल ऑफ लॉ में तो आपको वो ही करना पड़ता है जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है। आपको अगर किसी बंदे से ज़्यादा गुस्सा है तो आप उसको ज़्यादा सजा दो, और जिसके साथ आपको फ्रेंडशिप है उसको आप कम सजा दो। ऐसा तो नहीं होता है ना रूल ऑफ लॉ में, बट ब्रिटिश टाइम में तो ऐसा था। जिनको वो पसंद नहीं करते थे, जो उनके रूल के लिए खतरा होते थे, वो उनको तो इजीली जो है दे कैन हैंग देम। सेकंड क्या था, हिस्टोरियंस ने बोला दैट द इंडियन नेशनलिस्ट प्लेड अ प्रोमिनेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द लीगल स्फेयर इन ब्रिटिश इंडिया। जो इंडियन नेशनलिस्ट थे, जो इंडिया के पढ़े लिखे लोग थे, उन लोगों ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया सो दैट ब्रिटिश लोग एक कॉमन रूल ऑफ लॉ लेके आए इंडिया के अंदर, जिसके अकॉर्डिंग ब्रिटिशर्स के साथ भी वही सलूक किया जाए जो इंडियंस के साथ वो लोग सलूक करते हैं। तो इस प्रकार से दे फोर्स्ड ऑल द ब्रिटिशर्स टू ब्रिंग एंड डू द चेंजेस इन द रूल ऑफ लॉ। और उन लोगों से ही डर के या उन लोगों के प्रेशर में ब्रिटिशर्स ने अपने बहुत सारे लॉज में चेंज किए। Sedition Act 1870, what is it? Has the power to arrest without trial to any person protesting or criticizing the British government. अब जो सेडिशन एक्ट ऑफ 1870 है, इसके अकॉर्डिंग ब्रिटिश गवर्नमेंट को पूरी इंडिपेंडेंस थी कि वो किसी भी इंडियन को अरेस्ट करके जेल भेज सकता है विदाउट ट्रायल। ट्रायल का मतलब क्या होता है पता है आपको? ट्रायल का मतलब होता है जब हम पुलिस किसी को भी अरेस्ट करती है और उसको जो है जेल में रखती है, तो उसके 24 आवर्स के विद इन उसको एक कोर्ट में यानी एक जज के आगे प्रेजेंट करना होता है। और जब जज के आगे प्रेजेंट करते हैं और जज उसको ऑर्डर देता है, तो तभी आप उस बंदे को जेल में रख सकते हो, नहीं तो आपको उसको छोड़ना पड़ता है। बट ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इस एक्ट के तहत उनको किसी भी इंडियंस को जो है कोर्ट में ले जाने की ज़रूरत नहीं थी। वो बिना कोर्ट में ले जाए उनको डायरेक्ट जेल में डाल देते थे परमानेंटली। सो दिस वॉज सेडिशन एक्ट। इंडियन नेशनलिस्ट एंड लॉज, जो इंडियन नेशनलिस्ट थे उनका लॉ बनाने में क्या योगदान था, उनका क्या कंट्रीब्यूशन था। इंडियन नेशनलिस्ट बिगेन प्रोटेस्टिंग एंड क्रिटिसाइजिंग दिस आर्बिट्रेटरी यूज़ ऑफ अथॉरिटी बाय द ब्रिटिश। और जैसे ही ये सेडिशन एक्ट आया तो उसके बाद जितने भी इंडियन राष्ट्रवादी लोग थे, जितने भी हमारे लीडर्स थे, इंडियन लीडर्स जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उन लोगों ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना स्टार्ट किया। दे ऑल्सो बिगेन फाइटिंग फॉर ग्रेटर इक्वालिटी एंड वॉन्टेड टू चेंज द आइडिया ऑफ लॉ। उन्होंने बोला ये ऐसा लॉ हमारे लिए ही क्यों, आप अपने लिए भी निकालो, नहीं तो फिर हमारे लिए भी इस लॉ को चेंज करो। Indian begins to use law to defend the legal rights of Indians. Now see, slowly Indian people they also started getting education. और जैसे ही हम एजुकेशन लेते हैं तो वैसे ही it brings awareness also in us. एजुकेशन के साथ हमारे अंदर अवेयरनेस आती है और हमको बहुत सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। अब देखो हम बहुत सारे सीरियल्स देखे, जैसे क्राइम पेट्रोल है, इन सब को देख के हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती है ना, हमको अवेयरनेस हो गई है। जैसे क्या चीज़ पता चली हमको कि जो पुलिस होती है, पुलिस कैन नॉट कीप अस इन द कस्टडी फॉर मोर देन 24 आवर्स। और अगर
कोई फीमेल क्रिमिनल है तो उसको अरेस्ट करने के लिए कभी भी रात के टाइम पे नहीं जा सकते, और अगर दिन में भी जाना है तो देयर शुड बी वन फीमेल कांस्टेबल या फिर फीमेल पुलिस ऑफिसर इन इट, है ना। जो फीमेल होती है क्रिमिनल, उसको कोई भी मेल जो है पुलिस वाले दे कैन नॉट हैंडल हर केस, ओके, मतलब उसको अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे ही एजुकेशन से कॉलोनियल पीरियड में भी लोगों के अंदर, हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके अंदर अवेयरनेस आने लगी। पहले तो ब्रिटिशर्स ने सोचा था कि चलो हम इंडियंस को खुश करने के लिए विल मेक फ्लाइट स्लाइटली लाइट लॉस इन द फॉर द बेनिफिट ऑफ द इंडियंस, पर धीरे धीरे इंडियंस लोगों को जब उन रूल्स के बारे में पता चला तो उन रूल्स का यूज़ अपने लिए करने लगे, सो दैट Britishers can be thrown out of our country. Indian judges also began to play a greater role in making decisions. अब देखो, कुछ जो पढ़े लिखे इंडियन लोग थे वो जज भी बन गए थे। अब जब वो लोग जो हैं जज बन गए तो उन लोगों को पता चला कि ये रूल अच्छा नहीं है, वो लॉ अच्छा नहीं है, तो दे स्टार्टेड क्रिटिसाइजिंग, और उन लोगों की मेहनत के कारण भी बहुत सारे जो लॉज हैं उनमें ब्रिटिशर्स ने चेंज किया। नेक्स्ट है विद द एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 1947 में जब हमारी कंट्री फ्री हो गई, उसके बाद तो हमारे ऊपर किसी और का अधिकार नहीं है, हमारे ऊपर बस केवल हमारा ही अधिकार है। तो दैट टाइम आर पीपल, जो हमारी गवर्नमेंट थी, उन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा और इसके अंदर जो है पूरे इंडियन सिटीजन्स के लिए लॉज लिखे, एंड विच सर्व्ड एज द फाउंडेशन ऑन विच आर रिप्रेजेंटेटिव्स बिगेन मेकिंग लॉज फॉर द कंट्री। वैसे तो इसके अंदर ऑलरेडी बहुत सारे लॉज बने हुए हैं जो अभी तक चेंज नहीं हुए हैं, बट फिर भी इतना टाइम हो गया 1947 के बाद, इट इज़ ऑलमोस्ट 60 to 70 ईयर्स वी हैव गॉट द फ्रीडम। तो ऐसा होता है कि लॉज में भी चेंज करने की ज़रूरत होती है ना, धीरे धीरे लॉज भी चेंज होते हैं। तो उन लॉज को चेंज करने के लिए भी गवर्नमेंट के क्या क्या प्रोसीजर होना चाहिए, वो सारा प्रोसीजर्स इसके अंदर लिखे हुए हैं। Hindu Succession Act of 2005. Every year our representatives pass several new laws as well as amend existing ones. तो जैसे मैंने आपको बताया, पुराने लॉज क्या होते हैं, जब पुराने हो जाते हैं तो उसमें अमेंड करने की ज़रूरत होती है ना, या फिर उनको ख़त्म करके उनको न्यू करने की ज़रूरत होती है। जैसे मैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना था, उस समय जो पेरेंट की प्रॉपर्टी होती थी वो केवल बेटे के लिए होती थी, बट धीरे धीरे करके लड़कियां भी हर फील्ड में आगे आने लगी है ना, तो उन लोगों को भी अपने राइट्स पता चलने लगे, तो दे स्टार्टेड डिमांडिंग फॉर द इक्वल राइट ऑफ प्रॉपर्टी ऑन देयर फादर्स प्रॉपर्टी। तो उन लोगों ने भी अपने फादर की प्रॉपर्टी में क्लेम करना स्टार्ट किया। तो फाइनली गवर्नमेंट को एक न्यू रूल न्यू लॉ बनाना पड़ा एज पर व्हाट। तो अब जो है इंडिया में जितनी बेटियां हैं या फिर जितनी जो वाइफ होती है, तो उनको भी अपने हस्बैंड या फिर अपने फादर की प्रॉपर्टी में इक्वल राइट मिलेगा, जस्ट एज देयर ब्रदर। इसको हम बोलते हैं हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 बिकॉज इट वॉज पास्ड इन 2005. Parliament has an important role in making laws. We all know this. There are many ways through which this take place, and it is often different groups in society that raise the need for the particular law. अब देखो, पार्लियामेंट को न्यू लॉ बनाना है ना, तो अब उसको कैसे पता चलेगा किस चीज़ पे उसको लॉ बनाना है। उसके लिए क्या होता है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं इंडिया के अंदर जो गवर्नमेंट तक अपनी बात पहुंचाते रहते हैं कि ये चीज़ सही नहीं हो रही है, तो प्लीज़ आप इसके अगेंस्ट भी रूल बनाइए। An important role of parliament is to be sensitive to the problems faced by people. और पार्लियामेंट का दूसरा काम ये भी है कि अगर किसी लोगों को या फिर किसी ग्रुप को किसी चीज़ से परेशानी हो रही है तो उनकी बातों को वो सुने। जैसे मैंने आपको बताया कि पार्लियामेंट को कैसे पता चलता है, पिछले कुछ सालों में क्या हो रहा था, गायों को बहुत मारा जा रहा था, है ना। एक्चुअली हम हिंदू जो लोग होते हैं, हिंदू लोगों के लिए गाय जो होती है बहुत सेक्रेड होती है। तो पहले तो ऐसा कोई रूल नहीं था कि गाय की हत्या को जो है एक क्राइम माना जाएगा। फिर जो है बहुत सारे हिंदू ऑर्गेनाइजेशन के आवाज़ उठाने के कारण दे रेज देयर वॉइस, दे फॉर्म द ऑर्गेनाइजेशन एंड दे पुट देयर स्लोगन्स एंड देयर वॉइस टू द गवर्नमेंट। और फाइनली गवर्नमेंट ने फिर एक लॉ बनाया जिसके अकॉर्डिंग किलिंग ऑफ अ काउ इज़ इलीगल एंड बैंड इन इंडिया। इंडिया के अंदर काउ को मारना बैंड है, ओके।
Let us read the following story to understand how issue of domestic violence was brought to the attention of parliament and the process adopted for the issue to become law. जिस समय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस समय तक भी क्या है, लोग विमेंस को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते थे. विमेन की स्थिति भी जो पोजीशन भी बहुत अच्छी नहीं थी. तो जब भी उनके साथ कोई दुर्व्यवहार होता था, उनको पीटा जाता था, उनको मारा जाता था, तो बेचारी चुपचाप से घर के अंदर ही बैठ जाती थी और उसके अगेंस्ट कोई क्राइम भी नहीं था. वो कहीं जाके अपना दुख बता भी नहीं सकती थी, क्योंकि कोई ऐसा रूल ही नहीं था, कोई ऐसा एक्ट ही नहीं था कि जो उसके ऊपर क्राइम कर रहा हो, जो उसको परेशान कर रहा हो, उसको जेल भेजा जाए. सपोज उसका हस्बैंड उसको पीट रहा हो या उसका फादर इन लॉ उसको पीट रहा हो, तो उसके अगेंस्ट भी कोई कानून ही नहीं था, है ना. तो अगर वो कभी पुलिस स्टेशन भी जाती तो पुलिस में कोई ऐसा रूल ही नहीं था उनके अकॉर्डिंग, तो वो आपका हस्बैंड है, उसने पीटा तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते. दिस इज़ होल प्रोसेस विच वॉज गोइंग फॉर ऑल दीज ईयर्स. फिर विमेन की सेफ्टी के लिए लॉ कैसे बना, तो आप कोई एक स्टोरी छोटी सी जो है ये सुनो, इससे आपको पता चल जाएगा. सी फर्स्ट वर्ड दिस इज डोमेस्टिक वायलेंस. नाउ व्हाट इज डोमेस्टिक? डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू. वायलेंस मीन्स हिंसा, यानी घरेलू हिंसा. डोमेस्टिक वायलेंस रेफर्स टू द इंजरी. आप अगर किसी को इंजरी पहुंचाते हो, हार्म करते हो, नुकसान पहुंचाते हो, थ्रेट ऑफ इंजरी, या आप किसी को धमकी देते हो, और किसके द्वारा? कॉज्ड बाय एन एडल्ट मेल. अगर ये सारी चीज़ें कौन करता है? एक एडल्ट मेल. एडल्ट मेल का मतलब एनी पर्सन हु इज़ एबव 18 ईयर्स ऑफ एज. यूजली द हस्बैंड. और मोस्टली जो है डोमेस्टिक वायलेंस किसके कारण होता है? हस्बैंड जब अपनी वाइफ को पीटते हैं या फिर उनको चोट नुकसान पहुंचाते हैं, दैट इज़ नोन एज डोमेस्टिक वायलेंस. इसमें जो है फिजिकली बीटिंग अप भी हो सकता है या फिर इमोशनली उसको अब्यूज़ करना भी होता है. फिजिकल, समझ में आया आप लोग को? जैसे डोमेस्टिक वायलेंस में ऐसा नहीं है कि आप किसी वुमेन को पीट ही रहे हो, उसको आप मेंटली टॉर्चर कर रहे हो, उसको कुछ गलत चीज़ें बोल रहे हो, उसको अब्यूज़ कर रहे हो, है ना. तो वो भी डोमेस्टिक वायलेंस है. तो ये चार्ट है, ये देखिए. पार्टिसिपेंट्स हु एक्सपीरियंस वायलेंस फ्रॉम एज ऑफ 15. तो हिंदू में जो है ये 33% है. तो 33% ऑफ वुमेन इन इंडिया दे फेस डोमेस्टिक वायलेंस. और बुद्धिस्ट लोगों में ये 40% है, ज़्यादा है. सिख में ये 26% है. जैन में 12% है. मुस्लिम में इट इज़ 34. क्रिश्चियन में 27% है. और अदर्स में ये 36% है. तो हर रिलीजन में डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हैं ही हैं. ऐसा कोई रिलीजन नहीं है जहाँ के मेल मेंबर्स डोमेस्टिक वायलेंस नहीं करते. ओके, नेक्स्ट इज डोमेस्टिक वायलेंस क्राइम रेट अगेंस्ट वुमेन इन इंडिया. तो ये जितने आपको डार्कर शेड्स दिख रहे हैं, तो ये वो ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे वुमेन के अगेंस्ट सबसे ज़्यादा क्राइम रिकॉर्ड हैं. और जितने ये लाइटर शेड दिख रहे हैं, ये प्लेसेस वो हैं जो बहुत सेफ प्लेसेस हैं फॉर वुमेन इन इंडिया, है ना. गॉड ब्लेस दीज स्टेट्स. ये तो यहाँ पे नागालैंड है ना. और तो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक जो प्लेस दिख रहा है वो तो इसमें के अकॉर्डिंग राजस्थान है. और ये कश्मीर, जम्मू कश्मीर है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, थोड़ा उत्तर प्रदेश. उत्तर प्रदेश तो सबसे ज़्यादा होना चाहिए. उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में ये लाइटर शेड पता नहीं क्यों बना रखा है ना. अच्छा, ये 2012 की रिपोर्ट है. अभी तो 2020 चल रहा है, तो ऑलमोस्ट 8 साल पुरानी रिपोर्ट है. बट अगर अभी का चार्ट अगर हम देखते हैं तो मेरे ख्याल से ये जो 3-4 स्टेट्स हैं नॉर्दर्न स्टेट, ये तो टॉप हैं ही हैं. बट उसके अलावा दीज स्टेट्स आर ऑल्सो. अब देखो, लोग बोलते हैं सबसे ज़्यादा अब देखो, ये जो केरल स्टेट है ये इंडिया का सबसे ज़्यादा लिटरेट स्टेट है. मींस यहाँ के जो 100% लोग हैं दे आर लिटरेट, है ना. और जो सबसे कम पढ़ा लिखा स्टेट है वो है आपका बिहार और उत्तर प्रदेश. तो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे स्टेट में सबसे ज़्यादा क्राइम है ना. तो इसका मतलब है पढ़े लिखे लोगों का भी दिमाग बिल्कुल नहीं होता है. तो क्रिमिनल जो होते हैं वो पढ़े लिखे लोग भी हो सकते हैं. लोग बोलते हैं पढ़े लिखे लोग जो है क्राइम नहीं करते, तो ऐसा कुछ नहीं है. अनपढ़ लोगों से ज़्यादा क्राइम तो पढ़े लिखे लोगों के द्वारा किया जा रहा है, विच यू कैन सी विद द हेल्प ऑफ दिस, है ना, चार्ट. तो ये सारे स्टेट्स वैसे बहुत पढ़े लिखे हैं. हैदराबाद, आंध्र प्रदेश जो है दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वेरी फॉरवर्ड स्टेट ऑफ इंडिया.
और राजस्थान तो चलो दीज सम ऑफ दी स्टेट्स दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ बीमारू स्टेट। राजस्थान बहुत बैकवर्ड स्टेट है बिकॉज वहाँ पे जो एजुकेशन है वो अभी भी बहुत लैक्ड है। वहाँ की गवर्नमेंट ने भी इतने सालों तक कोई एजुकेशन में कोई इम्प्रूवमेंट भी नहीं किया है, और वो वहाँ के लोग भी जो हैं वो खुद भी इम्प्रूव नहीं होना चाहते हैं ना। तो ये अगर क्राइम कर रहे हैं तो इनका समझ आता है कि ये लोग जो है अनपढ़ रीजन से आते हैं, राइट। बट अगर पढ़े लिखे लोगों स्टेट के जो लोग हैं वो भी अगर क्राइम कर रहे हैं तो दैट इज़ वेरी पैथेटिक कंडीशन। नेक्स्ट है डाउरी डेथ रेट्स इंडियन स्टेट। डाउरी जो है इन सारे स्टेट्स में सबसे ज़्यादा मांगी जाती है। उनमें से जितने आपको डार्कर शेड्स दिख रहे हैं, इसका मतलब वहाँ के जो इन लॉज होते हैं दे आर द मोस्ट, जो कह सकते हैं हम उनको लालची पर्सन है। वैसे तो पंजाब के डाउरी डेथ केस सबसे ज़्यादा मैंने सुने थे, बट इसके अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा के जो लोग होते हैं दे आर नंबर 1 इन सेलिंग देयर सन्स। वहाँ के लोग जो हैं अपने बेटों को, पुत्रों को बेचने में नंबर 1 है, और दहेज के रोटी लेके, दहेज का पैसा लेके ही वो अपना जीवन यापन करते हैं, विच एज पर दिस चार्ट इज़ बीइंग शोन। और ये स्टेट्स हैं जहाँ पर बिल्कुल ही ज़ीरो जो है डेथ रेट इज़ रिकॉर्डेड। गुजरात बड़ा पीसफुल स्टेट है ना, वहाँ पे कोई डेथ नहीं हुई है भगवान की दया से। डाउरी डेथ है ना, डाउरी तो मांगते होंगे बट मारते तो नहीं है एटलीस्ट, है ना। और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट बड़े पीसफुल स्टेट हैं। गॉड ब्लेस ऑल दो स्टेट्स। नाउ सी अंडरस्टैंडिंग लॉस, अक्टूबर 2006 की बात है। तो शाजिया, डिड यू रीड टुडेज न्यूज़पेपर, इजंट इट अ ग्रेट डे फॉर वुमेन। तो एक जो लेडी हैं वो बोल रही हैं शाजिया को, ये शाजिया हैं, तो कुसुम और शाजिया वर्क्स फॉर अ वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, ये दोनों किसी वुमेन ऑर्गेनाइजेशन में काम करती हैं। दे रिमेंबर द जर्नी ऑफ हाउ द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फॉर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट गॉट पास्ड। तो अब वो अपनी स्टोरी बता रही हैं कि कैसे उन लोगों ने काम करके जो गवर्नमेंट ने डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट निकाला उसको पास कराने में एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी। तो जब कुसुम है वो साजिया को बोल रही हैं, तब साजिया बोलती है नॉट जस्ट वुमेन, वायलेंस फ्री होम्स विल बेनिफिट एवरीवन। कुसुम, इट इज़ टेकन सच अ लॉन्ग टाइम टू गेट दिस लॉ पास्ड, इन फैक्ट इट बिगेन विथ स्टैब्लिशिंग द न्यू नीड फॉर न्यू लॉज। तब ये बोलती हैं कि हाँ, ये लॉ जो है अब लोगों के घरों को वायलेंस फ्री करने में हेल्प करेगा, इसके अलावा वुमेन को भी नई स्ट्रेंथ देगा, बट ये लॉ पास होने में बहुत टाइम लग गया। अब वो रिमेंबर कर रही हैं कि 1991 में एक ऑफिस में क्या हुआ। आई नीड एडवाइस, माई हस्बैंड बीट्स मी अप, आई हैवंट टोल्ड एनीवन सो फार, आई फील सो असेम्ड, आई कांट गो ऑन लाइक दिस एनी मोर, बट आई हैव नो वेयर टू गो। तो एक लेडी है, वो किसी वुमेन ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिस में आती है, तब बताती है कि उसका हस्बैंड जो है उसको रोज़ पीटता है, बट उसके पास जाने के लिए कहीं और जगह नहीं है, इसलिए वो अपना घर छोड़ भी नहीं पा रही है। तो व्हाट शी शुड डू। वो फिर दूसरी वाली जो लेडी है वो बोलती है आई एम बीइंग इल ट्रीटेड बाय माई सन एंड डॉटर इन लॉ। वो कोई ओल्ड लेडी है, वो बोलती है मैं अपने बेटे और बहू के द्वारा बहुत ही बुरी तरह से ट्रीट की जाती हूँ, वो मुझे वर्बली अब्यूज़ करते हैं, और मेरे पास तो कोई बैंक अकाउंट भी नहीं है, तो वो लोग मुझे कभी भी अपने घर से बाहर फेंक सकते हैं। तो फिर से ये लेडी बोलती है आई डोंट वांट टू गो टू पुलिस, आई जस्ट वांट टू स्टॉप द वायलेंस। मैं पुलिस के पास नहीं जाना चाहती, पर मैं चाहती हूँ कि मेरा हस्बैंड मुझे मारना छोड़ दे। और तो दूसरी ओल्ड लेडी बोलती है मैं भी चाहती हूँ कि मैं कम से कम अपने घर में सेफली रह तो सकूँ, मुझे घर से बाहर तो ना निकाला जाए। तो अनफॉर्चुनेटली जो वुमेन ऑर्गेनाइजेशन की वो जो लेडी थी वो बोलती है द एग्जिस्टिंग लॉ इज़ अ क्रिमिनल वन एंड डज नॉट ऑफर दीज ऑप्शन। बोलती है अभी इंडिया में तो ऐसा कोई लॉ नहीं आया है जिसके अगेंस्ट हम आपके हस्बैंड और आपके बेटे बहू के खिलाफ कोई शिकायत या कंप्लेन कर सकें। थ्रू आउट द 1990s द न्यू नीड फॉर न्यू लॉ वॉज रेज्ड इन डिफरेंट फॉरम्स। उसके बाद जो है 1990s में बहुत सालों तक जो है पूरी वुमेन ऑर्गेनाइजेशन ने जगह जगह पर बहुत सारे धरने किए, बहुत सारे प्रोटेस्ट किए, और उसके बाद जो है 1999 में लॉयर्स कलेक्टिव, अ ग्रुप ऑफ लॉयर्स जिसमें लॉ स्टूडेंट्स भी थे और एक्टिविटीज़ भी थे, आफ्टर नेशन वाइड कंसल्टेशन टुक द लीड इन ड्राफ्टिंग द डोमेस्टिक वायलेंस बिल।
दिस ड्राफ्ट बिल वॉज वाइडली सर्कुलेटेड। तो इन सब लोगों ने मिलके एक डोमेस्टिक वायलेंस बिल का ड्राफ्ट रेडी किया। अब डोमेस्टिक वायलेंस का ड्राफ्ट क्या होता है बेटा, उनको इसके अंडर में ऐसी कैटेगरीज को यूज़ करना पड़ता है जो डोमेस्टिक वायलेंस के अंडर आती है ना। किसी को अगर मैरेज कर रहे हो तो वो भी डोमेस्टिक वायलेंस है, किसी को पीट रहे हो तो वो भी डोमेस्टिक वायलेंस है, किसी की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, मतलब अपनी वाइफ को पब्लिकली आप जो है इंसल्ट कर रहे हो तो वो भी डोमेस्टिक वायलेंस है, राइट। तो ये सारी चीज़ों को उन्होंने ड्राफ्ट किया और इस ड्राफ्ट को उन्होंने गवर्नमेंट को सेंड किया और फाइनली पार्लियामेंट ने 2002 में इस बिल को इंट्रोड्यूस किया। बट द बिल हैज़ नन ऑफ व्हाट वी हैव बीन सजेस्टिंग। तो ये सब बड़ी दुखी हो गई जब उन्होंने देखा कि अरे इस बिल में तो हमने जो चीज़ें सजेस्ट की थी वो तो बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी बोलती है वी मस्ट अपोज द बिल इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म। जो गवर्नमेंट ने जो ये बिल पास किया है, इस बिल को, इस लॉ को, चलो हम सब लोग फिर से अपोज करते हैं क्योंकि हमने गवर्नमेंट को इतना बड़ा ड्राफ्ट बना के दिया था बट ड्राफ्ट की कोई भी बात इसमें नहीं है। तब तीसरी वाली बोलती है लेट्स हैव अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, वी कुड ऑल्सो स्टार्ट एन ऑनलाइन पेटिशन, है ना। तो इन लोगों ने 90s में काम करना स्टार्ट किया था बट अब 2002 आ गया था, अब डिजिटल वर्ल्ड हो गया था, डिजिटल इंडिया हो गया था। तो ये बोलती हैं कि हम ऑनलाइन भी जो है लोगों को अवेयर करते हैं। Several women's organization, National Commission for Women made submission to the Parliamentary Standing Committee। इन सब के सब ने जो है पार्लियामेंट में अपनी बात रखी और उसके बाद अक्टूबर 2006 में इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया और बोला कि हमको जो ये नया रूल गवर्नमेंट ने पास किया है ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ों को स्किप किया गया है। और फाइनली इन दिसंबर 2002 द स्टैंडिंग कमिटी सबमिटेड इट्स रिकमेंडेशन टू द राज्यसभा एंड दे वर आल्सो टेबल्ड इन द लोकसभा। बिल बनाने के लिए आपको पता है पार्लियामेंट के जो दो हाउसेस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों में उस बिल को पास होना पड़ता है। बिल का मतलब होता है एक ड्राफ्ट। वो ड्राफ्ट जब पास होता है तब वो लॉ बन जाता है। ओके, द कमिटीज रिपोर्ट एक्सेप्टेड मोस्ट ऑफ द डिमांड्स ऑफ द वुमेन्स ग्रुप। तो वुमेन ग्रुप ने जितने भी अपने डिमांड रखे थे उनकी बहुत सारी डिमांड को गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया और फाइनली अ न्यू बिल वॉज री इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट इन 2005। उसको 2005 में पार्लियामेंट में उसको इंट्रोड्यूस किया गया। कोई भी लॉ को फाइनल करने से पहले पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में उसके ऊपर डिबेट की जाती है। जब सारे मेंबर उससे सेटिस्फाई हो जाते हैं कि हाँ ये रूल हमारे कंट्री के लिए सही है, तभी उस रूल के ऊपर फिर वोटिंग की जाती है और उस वोटिंग में अगर उस लॉ के फेवर में ज़्यादा वोट मिलते हैं तभी वो रूल या वो लॉ पास होता है। ओके, द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट केम इनटू इफेक्ट इन 2006 और फाइनली 2005 में पार्लियामेंट में इसमें डिबेट हुई और 2006 में पार्लियामेंट ने इसको पास कर दिया और न्यू डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है वुमेन की सेफ्टी के लिए बनाया गया। एज द एवब एग्जाम्पल शोज द रोल ऑफ द सिटीजन इज क्रूशियल। आपने देखा कि सिटीजन का जो रोल है वो कितना क्रूशियल, कितना इम्पॉर्टेंट है कोई भी लॉ बनाने के लिए, है ना। अगर लोगों ने, वुमेन ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी आवाज़ नहीं उठाई होती तो उनको वही पुराना लॉ जो है उसी को कंटिन्यू रखना पड़ता। तो आप अपनी आवाज़ को अपने टीवी के थ्रू, रिपोर्ट्स के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, मीटिंग्स के थ्रू, प्रोटेस्ट करके, धरना करके सब प्रकार से आप अपनी आवाज़ को उठा सकते हैं। आजकल तो सबसे बड़े जो प्लेटफॉर्म है वो सोशल मीडिया ही है। सोशल मीडिया पे ही लोग जो हैं बहुत ज़्यादा जो है मुहिम चलाते हैं, है ना, पूरा प्रोपेगेंडा चलाते हैं कि कौन सा रूल सही है, कौन सा रूल गलत है। तो आप देखते हैं जो आप सुशांत केस है, सुशांत केस में भी पब्लिक का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, एफर्ट है, या फिर मीडिया हाउस का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि इस केस की जो जानकारी है, इंक्वायरी है, वो सीबीआई को हैंड ओवर की गई। अदरवाइज तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट तो इट वाज डेलिबरेटली अपोजिंग टू हैंड ओवर द केस टू द सीबीआई। तो इसीलिए जहाँ पर भी कोई गलत चीज़ होती है हर किसी को आवाज़ उठाने का पूरा अधिकार है एंड दे शुड डू इट, दे शुड रेज देयर वॉइस अगेंस्ट एनी इलीगल थिंग। These are some of the banners.
अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल लॉज, अब गवर्नमेंट है तो हर चीज़ अच्छा करेगी ऐसा ज़रूरी नहीं होता है. देर आर मैनी लॉज विच वर वेरी अनपॉपुलर while they passed. After it, lot of unrest was happened in India. Sometimes a law can be constitutionally valid. अब जो है कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको पास कर दिया है तो वो तो वैलिड हो गया, बट ज़रूरी नहीं है कि उसको लोग भी पसंद करें. But it can continue to be unpopular and unacceptable to people because they feel that the intention behind it is unfair and harmful. Hence people might criticize this law. तो इसीलिए जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था अभी CCA और NRC का, तो कुछ ग्रुप को वो लॉ पसंद आया और कुछ ग्रुप को पसंद नहीं आया, तो उसके अगेंस्ट में बहुत सारा जो है प्रोटेस्ट किया एक पर्टिकुलर रिलीजन ने, एक पर्टिकुलर ग्रुप ने. एंड दैट इज़ अलाउड इन इंडिया बट एज लॉन्ग एज इट इज़ peaceful. When a large number of people begin to feel that a wrong law has been passed, then there is pressure on the parliament to change this. और जब लोगों का प्रोटेस्ट ज़्यादा बड़ा हो जाता है तब क्या होता है, गवर्नमेंट प्रेशराइज हो जाती है और उस लॉ को चेंज करती है या उस लॉ को अमेंड करती है. अभी आपने जो है एक हाथरस वाला जो इंसिडेंट देखा है, उसमें जो लड़की की जो हत्या हुई है ना, शी वॉज किल्ड ब्रूटली शी वॉज मर्डर्ड. तो उसमें क्या हो रहा था, जितने भी जो culprit थे they were not arrested, but by the pressure of the people all over from the country and the media houses and the social media network, government was forced to arrest those culprit within few hours of the incident. और उसके बाद जितने भी जो उसके ऑफिसर्स थे जिन्होंने उस लड़की की डेड बॉडी को रात में ही क्रीमेटरियल ग्राउंड में ले जाके उसका क्रीमेशन कर दिया था, उसका दाह संस्कार कर दिया था, दैट वाज आल्सो नॉट गुड, दैट वाज नॉट द लीगल और वैलिड, दैट वाज 100% इलीगल. क्योंकि किसी की भी डेड बॉडी को जब उसके पेरेंट्स और उसके गार्जियन अवेलेबल हो तो केवल उसकी फैमिली वाले ही उसका क्रीमेशन कर सकते हैं. पुलिस वाले उसका क्रीमेशन केवल लावारिस लाशों का ही करती है. तो उसको भी जो है इलीगल घोषित किया गया और वो सारे जो पुलिस ऑफिसर्स थे या DM था, जितने भी ऑफिशियल्स उसमें इन्वॉल्व थे, उन सबको वहाँ से सस्पेंड कर दिया गया है. For example, various municipal laws on the use of space within municipal limits often make hawking and street vending illegal. तो बहुत सारे म्यूनिसिपल के जो लॉज हैं उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, आप सड़क पे अपना दुकान नहीं डाल सकते हो, बट जो है ये लोग फिर भी जो है गवर्नमेंट वाले जो म्यूनिसिपल कमीशन होता है वो इनसे कुछ डेली वेजेस पे पैसा लेके इनको थोड़ा सा स्पेस प्रोवाइड कर देता है जिससे ये अपनी सड़क पे अपनी शॉप को लगा सकते हैं. बट इन सब चीज़ों के कारण क्या होता है, जो लोगों का मूवमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हो जाता है. लोग एक जगह से दूसरे जाने में दे टेक लॉट ऑफ टाइम, है ना, क्योंकि दोनों तरफ रोड में इतनी सारी दुकानें लग जाती हैं कि लोगों का आना जाना ही मुश्किल हो जाता है. No one will dispute the necessity for some rules to keep the public space open so that people can walk on the pavements easily. तो अब इसमें तो जो है ये रूल जो है बिल्कुल गवर्नमेंट के अगेंस्ट है कि गवर्नमेंट तो इनको अलाउड कर रही है, बट हम लोग का भी तो फ्रीडम होता है कि हमको ऐसी रोड चाहिए होती हैं जिसमें हम फ्रीली मूव कर सकें. However, one also cannot deny that hawkers and vendors provide essential services cheaply and efficiently to the millions living in a large city. बट इस बात से भी डिनाई नहीं किया जा सकता है कि अगर हम वेंडर्स को और हॉकर्स को रोड के किनारे शॉप लगाने नहीं देंगे तो हम सबको जाके इन जो महंगी शॉप्स है इनसे ज़बरदस्ती वो सारा सामान अपना डेली नीड का ख़रीदना पड़ेगा, जिसको हम ख़रीदने में बहुत ज़्यादा पैसे हमको खर्च करने पड़ेंगे. और वही सामान जो डेली वेंडर्स होते हैं वो उसको कम रेट पे देते हैं, जिससे हमारी बचत होती है और एक कॉमन आदमी भी, जो पुअर आदमी भी अच्छे से अपनी लाइफ को जी सकता है ना. तो ये लोग नेसेसरी भी हैं और अननेसेसरी भी है. तो ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल रूल हो जाता है. इनको हटाते हैं तो इनकी लाइवलीहुड अफेक्टेड हो जाती है, बट इनको यहाँ पर अपनी दुकान को जो है इंस्टॉल करने देते हैं तो ये आने जाने वाले लोगों के लिए दिक्कत हो जाती है. तो सच लॉज आर नोन एज कंट्रोवर्शियल लॉज. दिस इज़ देयर मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, ये इनका रोज़गार भी है. हेंस इफ द न्यू लॉ फेवर्स वन ग्रुप एंड डिसरिगार्ड द अदर इट विल बी कंट्रोवर्शियल एंड लीड टू कॉन्फ्लिक्ट. तो ऐसे अगर इनके साथ जोर ज़बरदस्ती करके इनके ऊपर परेशान करके इनको दुकानें हटाने के लिए बोला जाएगा तो ये बेचारों का लाइवलीहुड भी अफेक्टेड हो जाएगा. और वो अपना कौन सा लाइवलीहुड करेंगे, बिकॉज दे ऑल्सो हैव टू लुक आफ्टर देयर फैमिली.
पीपल हु थिंक दैट द लॉ इज़ नॉट फेयर कैन अप्रोच द कोर्ट। तो ये जो आप जो देख रहे हैं, ये जो कार्रवाई हुई है, ये पुलिस के द्वारा हुई है, क्योंकि पुलिस वालों ने जो वेंडर्स थे उनकी शॉप्स को तोड़ फोड़ की है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग रोड के ऊपर शॉप लगाना इलीगल है ना। तो पुलिस के अकॉर्डिंग, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग वो सही है, बट एज अ ह्यूमन बींग हमारे लिए ये पैथेटिक है, क्योंकि एक जो नॉर्मल आदमी है अगर वो शॉप लेता है तो शॉप लेना उसके बस की बात नहीं होती है, तो वो रोड पे ही अपनी शॉप लगा देते हैं। So the lesson is over now. These are few of the important questions related to this lesson. Please do like our channel Wow Education for more informative videos. Thank you so much.